बच्चों हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि हम पिछले भाग में हमने जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमें क्या करना है बच्चों, उससे आगे एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में समझना है, और जो आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसको भी हमें देखना है ना। कि जो नील बोर थे उनका जो एटॉमिक मॉडल है, उस एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए नील बोर ने क्या की थी, कुछ बातें ऑब्जर्व की थी, जिसमें कि पहली बात क्या थी कि जो रेडिएशन है उनके ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं, यानी वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। वेव की तरह भी होते हैं, पार्टिकल की तरह भी, तरंग की तरह भी है और कण की तरह भी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपका स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, है ना। ये सारी बातें नील बोर ने क्या की थी, अपने जो उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया था वहाँ पे इनको एक्सप्लेन करा ऑन द बेसिस ऑफ अपनी नील बोर एटॉमिक थ्योरी के उसमें, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को देखने के लिए बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको और अच्छे से करने की कोशिश। उत्सर्जन, उत्सर्जन तथा अवशेषण स्पेक्ट्रम। अवशेषण स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये है उत्सर्जन ए तथा अवशेषण स्पेक्ट्रम, यानी आपका एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि होता क्या है बच्चों, इसमें किसी पदार्थ से, किसी भी आपके मैटर से जो ऊर्जा का अवशेषण होता है, उसके बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, किसी भी पदार्थ से ऊर्जा क्या जो होती है अवशेषित होती है। किसी भी पदार्थ से ऊर्जा अवशेषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। आपके परमाणु है, अणु है या आयन विकिरण के अवशेषण पर उत्सर्ज क्या बोला मैंने कि आपके कोई परमाणु है, अणु है या आयन है, इनकी जब रेडिएशन निकलती है, इनकी रेडिएशन के अवशेषण पर उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरण करके ऊर्जा दी जाती है। कोई भी आपका वो चीज है उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि भाई ठीक है, आपकी उत्तेजित प्रतिदर्शा है। यहाँ से क्या निकली बच्चों, लाइट निकली। ये लाइट इसके प्रिज्म के द्वारा जब पास हुई तो इस तरह फिल्म या इसने सचूचक का क्या करा, इस तरीके से निर्माण किया, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया कि भाई उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्शा को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है। जब प्रतिदर्शा अवशेषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, जब भी आपकी प्रतिदर्शा अवशेषित ऊर्जा को निष्कासित करती है, उस वजह से क्या होता है, आपके उत्सर्जित विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य है, यानी जो आपकी वेवलेंथ है या आवृत्ति है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अवशेषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी नेगेटिव की तरह होता है ना। जो अवशेषण स्पेक्ट्रम है, अवशेषण स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, जैसे आपको अगर आप कभी फोटोग्राफ
खिंचाने गए हो तो उसकी जो नेगेटिव मिलती है ना, पुराने टाइम में नेगेटिव मिलती थी, तो अवशेषण स्पेक्ट्रम, जो आपके पास अवशेषण स्पेक्ट्रम है, अवशेषण स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, वो कैसा होता है अवशेषण स्पेक्ट्रम? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी नेगेटिव की तरह होता है। कैसा होता है? फोटोग्राफी नेगेटिव की तरह होता है ना। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्शा पर डाला जाता है, हमने क्या करा, एक लाइट को प्रतिदर्शा पे डाला, तो विकिरण की कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशेषण कर लेता है ना, उनको अवशेषित कर लेता है, और द्रव्य द्वारा अवशेषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है, इस तरीके से। तो उत्सर्जन और अवशेषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये जो आप एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहा जाता है इसे? इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि भाई दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। जो आपका दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, उसका जो स्पेक्ट्रम है क्या है? वो सतत है, क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश क्या होता है बच्चों? लाल से बैगनी तरह की, हर तरह की क्या करते हैं, वेवलेंथ उसमें मौजूद होती है। इसके विपरीत जो गैसीय अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन है, वो स्पेक्ट्रम में लाल से बैगनी तरंग दैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता, है ना। मैंने क्या बताया, जो आपके पास दृश्य प्रकाश, जो आपके पास दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो सतत है ना। जो भाई लाइट, जो लाइट से स्पेक्ट्रम निकलता है, जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, वो कैसा है? वो कॉन्टिन्यूस है। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम, वो तो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है? कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन जो आप गैसीय अवस्था में कोई चीज हो, है ना, गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट में कोई चीज हो, ठीक है ना, गैसीय अवस्था में जो एटम्स होते हैं, गैसीय स्टेट में जो एटम्स होते हैं, जो गैसीय अवस्था में जो आपके एटम्स होते हैं, गैसीय अवस्था में जो एटम्स होते हैं बच्चों, उनमें उनमें होता क्या है कि भाई जो गैस अवस्था में परमाणु जो एटम्स है, उनका स्पेक्ट्रम आपका लाल से बैंगनी तरंग दैर्ध्य में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूस, इस जैसे लाइट स्पेक्ट्रम होता है ना, उसकी तरह वैसा वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, उसकी तरह क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूस नहीं होता। लेकिन आपका जो विशेष तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है, उनके बीच में आपके क्या आने लगते हैं बच्चों? काले स्थान आने लगते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम या परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम हमने क्यों बोला कि हमारे पास जैसे ये है, हमने बोला कि वहाँ क्या हमने क्या करा, एक ये हमारे पास कोई गैस है और इसमें गैस के एटम्स है ना, गैस के एटम, जब हमने इससे लाइट पास करी तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आया है ना, वो कैसा था बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे कलर है, फिर बीच में क्या है, फिर बीच में गैप आ गया, ठीक है ना, फिर कलर आया, फिर बीच में गैप आ गया, ठीक है, फिर कलर आया, फिर बीच में गैप आ गया, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ बच्चों? फिर कलर आया, फिर बीच में गैप आ गया। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हमने क्या बोला? लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। जैसे लाइट स्पेक्ट्रम तो कॉन्टिन्यूस होता है ना, लाइट स्पेक्ट्रम में जो कलर आता है, जो आपका लाइट स्पेक्ट्रम है,
लाइट वाला, कि भाई हमने प्रिज्म के द्वारा लाइट डाली, इसके ऊपर पड़ी, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टिन्यूस कलर आते हैं, है ना, विप ग्योर, है ना, कॉन्टिन्यूस कलर आए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना, ऑरेंज, येलो, रेड, कॉन्टिन्यूस आपके कलर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले कलर है, ठीक है, कलर आया, फिर गैप आ गया, फिर कलर आया, फिर गैप आ गया, इस तरीके से चीजें चलती रहती है ना, इस तरीके से चीजें चलती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं, परमीडियन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि जो आपकी उत्सर्जित आपके विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व है। जो भाई इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम का क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है बच्चों, प्रत्येक तत्व का, हर एक तत्व का, हर एक एलिमेंट का अपना क्या होता है, विशेष रेखा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। रासायनिक विश्लेषण, जो रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की कुछ अभिलक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणु को पहचानने के लिए क्या करती है, उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि उंगलियों के निशान मनुष्य को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी ऐसे होता है ना। तो ज्ञात तत्वों के परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का यथार्थ मिलान अज्ञात परिदर्शकों की रेखाओं में तत्वों को पहचानने के लिए आपका होता है। जैसे रूबिडियम हो गया, सीजियम है, थैलियम है, आपका इंडियम है, गैलियम है, स्कैंडियम है, ये जितने भी तत्वों की खोज तब हुई थी जब उनकी खनिजों की स्पेक्ट्रम विश्लेषणों किया गया था। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी विधि द्वारा ज्ञात की गई, है ना। तो ये बच्चों एब्जॉर्प्शन और आपका क्या था, उत्सर्जन और आपका अवशेषण स्पेक्ट्रम है। मेरे ख्याल से समझ में आओगा अवशेषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी पदार्थ से ऊर्जा अवशेषण के बाद उत्सर्जित जो विकिरण का स्पेक्ट्रम होता है, वही कोई भी पदार्थ है उससे जो ऊर्जा का अवशेषण हो रहा है, उससे जो निकली रेडिएशन होती है, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आओगे आपको, उत्सर्जन और अवशेषण स्पेक्ट्रम। अब बच्चों क्या है, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का रेखीय, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन में किस तरीके से रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। तो भाई जब आपकी कोई हाइड्रोजन गैस है ना, क्या है आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम है इन हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में लाइन स्पेक्ट्रम। तो भाई जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस में कुछ विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया, तब जो H2 के अणु है वो वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं, है ना। H2 के जो अणु होंगे वो क्या करेंगे, वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं, जो विविध आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती है ना, जिन्हें उनके आविष्कारों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बार्मर ने आपका सन 1885 में परीक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। ये किसने बताया था, ये आपका बार्मर ने 1885 में। जो बार्मर सीरीज होती है वो कौन सी होती है, तो पहले तो आप देखो कि परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा है, परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा में आप चित्र में देख पा रहे हैं, टेबल बनी है। सबसे पहले लाइमन है, ठीक है ना, फिर कौन है, बार्मर है, फिर पार्शन है, फिर ब्रैकेट है, फिर फंड है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, ऐसी श्रेणियां बताई, और इन्होंने श्रेणियों के लिए क्या किया बच्चों,
इन श्रेणियों के लिए एक इन्होंने क्या किया, एक आपका सूत्र दिया था तरंग संख्या के ऊपर, v बराबर कितना, v बराबर 109, ठीक है, 677, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये इन्होंने सूत्र दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे कि ये आपके पहली जो सीरीज है वो n1 है, फिर ये n2 है, n3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऊपर इन्फिनिटी तक है। हुआ क्या कि आपके सपोज कोई इलेक्ट्रॉन n1 में है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों n1 में है, हमने क्या दी, इसको ऊर्जा दी, हमने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने बच्चों ऊर्जा देंगे। अच्छा, आपको ये जानने बहुत ही बात जाननी जरूरी है, कोई भी चीज हमेशा अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहनी चाहती है। कोई भी चीज है आपके पास, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहती है। क्या करती है, हमेशा अपनी लोवेस्ट एनर्जी में, लोवेस्ट ऊर्जा में रहती है। भाई मुझे एक बात बताए, जब आपको गुस्सा आता है ना, आपको गुस्सा है तो गुस्से में आपकी एनर्जी ज्यादा है, गुस्से में आपकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे एक बात बता सकते हैं कि वो गुस्सा क्या आपका पूरा दिन भर रह सकता है? कोई इंसान गुस्से में पूरे दिन भर रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, उसका गुस्सा उतर जाएगा, वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हर इंसान, हर एक वस्तु, हर एक चीज जो भी है, वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहती है। जैसे कि मैंने आपको गुस्से के माध्यम से समझाया, भाई किसी को इंसान को गुस्सा आया तो थोड़ी देर के लिए, जैसे उसको गुस्सा आया तो उसकी अंदर ऊर्जा बढ़ गई, है ना, वो तेज तेज से बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ऊर्जा बढ़ गई, वो उसकी एनर्जी बढ़ गई, है ना। लेकिन वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए है, वापस से जब वो इंसान शांत होगा, ठंडा हो जाएगा, तो वापस नॉर्मल आ गया, लोवेस्ट एनर्जी पे आ गया। तो हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे रहना चाहता है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आपका पहली वाली पोजीशन पे n=1 पे है ना, इलेक्ट्रॉन अगर n=1 पे, देखो आपको पता ही है कि भाई इस तरीके से हमारे पास क्या है, परमाणु है, या आपके पास अगर क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु में बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में बच्चों क्या है, नाभिकीय है, बीच में क्या है, अगर ये बीच में न्यूक्लियस है, बीच में नाभिकीय है, न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ क्या बने हुए बच्चों, सेल बने हुए, ये पहला सेल, ठीक है, ये दूसरा सेल, ठीक है, ये तीसरा सेल, इस तरीके से बच्चों सेल बने हुए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये तो आपका परमाणु न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, n=1 है ना। ये क्या है बच्चों, n=1 वाला है, ये वाला क्या है, n=2 वाला है, रेड वाला क्या है बच्चों, n=3 वाला है, ये क्या है, n=4 वाला है। इस तरीके से आपके पास एटम है, और एटम में आपके पास n क्या है, शेल नंबर है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जब आपकी पहली वाली पोजीशन पे n=1 पे इलेक्ट्रॉन क्या मौजूद है, आपने उसको ऊर्जा दी, तो अब किसी इंसान को आप ऊर्जा दोगे तो क्या बताओ, क्या वो उस जिस स्टेट पे है, वो जिस जगह पे है, उस जगह पे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, वो उस जगह पे नहीं टिक पाएगा, वो क्या करेगा, वहां से जाना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है बच्चों, ऊपर जाना चाहता है, क्या करता है, ऊपर वाली स्टेट में जा सकता है, वो 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है, और इनफाइनाइट तक भी जा सकता है ना, इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। लेकिन ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद वो ऊर्जा का क्या करेगा, उसके बाद वो वापस अपनी पहली वाली स्टेट पे आएगा। जब वो बच्चों वापस अपनी पहली वाली स्टेट पे आएगा, जब वो क्या करेगा, वापस अपनी पहली वाली स्टेट पे आएगा, 1 पे, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पहली वाली स्टेट पे रहने के लिए तो उसको कम एनर्जी पे चाहिए, है ना। मुझको एक बात बताओ कि कोई इंसान गुस्से में है, तो गुस्से में उसकी एनर्जी ज्यादा, अभी नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए उसको शांत होना पड़ेगा, वो जो एनर्जी उसने प्राप्त की थी गुस्से पे आने के लिए, उसको हटानी पड़ेगी ना अपने से, तभी वो नॉर्मल शांत वाली पोजीशन पे आएगा, यानी वो त्यागेगा उस गुस्से को। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऊपर से जब अपनी पहली वाली पोजीशन पे आएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, तो वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करता है, क्या करता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ विकिरण, रेडिएशन के फॉर्म में क्या करता है, इमिट करता है। अब वो जब रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करेगा,
है ना। तो इसी को से इमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे हमने बात की थी पीछे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो इसी से क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो हम इसी से आपका क्या होता है बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम तैयार होता है हाइड्रोजन में, कि हर प्रकार की हमको लाइट, हर प्रकार की वेवलेंथ की लाइट हमको नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह बनी हुई है भाई, n=1 है, n=2 है, n=3, उनके बीच की जो तरंग दैर्ध्य है, उनके बीच की तरंग दैर्ध्य है, उनके बीच का जो चीज है वो हमको नहीं मिलेगी। उनकी बीच की चीज वेवलेंथ हम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, हमारे पास चेयर्स है भाई। n=1 पे कौन बैठेगा, कि सपोज जिसके n=1 पे किसके सपोज जिसके 50% आए, क्लास में किसी के 50 नंबर आए, वो तो पहली वाली सीट पे बैठा हुआ। दूसरी वाली पे कौन बैठा हुआ, जिसके 60 नंबर आए। तीसरी वाली पे जिसके 70 आए। चौथी पे जिसके 80 आए, जिसके 90 आए, जिसके 100 आए, वो लास्ट वाली पे है ना। ये हम सीट की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ जिसके 66 नंबर आएंगे, है ना, 66, वो तो बीच में आ रहा है, तो उसको तो जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने तो जगह किस हिसाब से बना रखी है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के हिसाब से हमने जगह बना रखी है। बीच वालों को तो क्या होगा, बीच वालों को तो जगह मिलेगी नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। लाइन का हर प्रकार की वेवलेंथ नहीं आती। जब हर प्रकार की वेवलेंथ नहीं आएगी तो हर कलर यहाँ पे शो नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, हर कलर यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं होता। जब यहाँ पे हर कलर बिल्कुल भी शो नहीं होगा तो लाइन स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है ना। तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई लाइमन क्या है, यहाँ पे n1 क्या है, आपकी लोवेस्ट एनर्जी, n2 क्या हाईएस्ट एनर्जी। भाई n1 जब आपका n1 1 हो, है ना, 1 हो, और वो 1 से 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। और वो कैसे होती है, पैराबैगनी होती है, ठीक है ना, पैराबैगनी। उसके बाद बार्मर सीरीज है। बार्मर सीरीज जब n कितना हो बच्चों, 2 से वो कहाँ चले जाए, 2 से वो कहाँ जा सकता है, वो 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, और इन्फिनिटी तक जा सकता है। वो दृश्य होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वो होता है वो, ठीक है ना। आप देख पा रहे हो विजिबल स्पेक्ट्रम, लाल, हरा, नीला, बैंगनी, इस तरीके से आ रहा है। तीसरा आपका बच्चों पास्चन है। पास्चन आपका कब होता है, जब n कितना हो, n आपका 3 हो। पास्चन कितना है, जब n कितना हो बच्चों, 3 हो। तो 3 से आप कहाँ जा सकते हो, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ऊपर, सबसे ऊपर, और फिर वापस आओगे नीचे। वो कैसे अवरक्त है आपके पास, ठीक है ना, अवरक्त। उसके बाद ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट वाली सीरीज 4 से 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, है ना, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। तो ऐसी वाली जो सीरीज है वो भी अवरक्त है, ठीक है ना। और उसके बाद फंड है। फंड कहाँ से शुरू होगी, 5 से आप कहाँ जा सकते हो, 6, 7, 8 ऊपर इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो इसको भी अवरक्त कहते हैं, अवरक्त। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा है। परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखा है, क्या होती है ना। मैंने आपको बताया कोई भी चीज हमेशा अपनी लोएस्ट एनर्जी पे रहती है। अगर मैं आपको क्या करूं, किसी बिल्डिंग के 9वें माले पे जाके खड़ा कर दूं, तो आप वहां पे थोड़ी देर के लिए रह पाएंगे। एट द लास्ट आपको सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे डरेंगे। आप उस अवस्था पे ज्यादा देर नहीं रह सकते। उस अवस्था पे आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, आपको नीचे आना ही पड़ेगा। इसी तरीके से होता यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपनी लोएस्ट एनर्जी पे रहते हैं, लेकिन जैसी उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है, वो क्या करते हैं, अपनी उस ऊर्जा को ग्रहण करके और ऊपर चले जाते हैं। जितने, अगर उसको सपोज 2 के लिए ऊर्जा मिली है, सपोज भाई n=1 में कुछ ऊर्जा है, सपोज मैं मान लेता हूँ, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ कि भाई n=1 में 10 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए, तो है ना, 10 किलो जूल की ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन रह सकता है जिसके पास 10 किलो जूल की ऊर्जा है, n=2 में कौन रह सकता है जिसके पास 20 किलो जूल की ऊर्जा है। ये हमने मान रहे कोई भी वैल्यू। तो जो n1 में इलेक्ट्रॉन है, ये कब पहुंचेगा यहाँ, जब इसको कितनी 10 के बाद 10 और ऊर्जा का इसको मिलेगी। 10 तो इसके पास है, 10 और मिलेगी, 20 हो गई, तो यहाँ पे चले जाएगा।
इसी को अगर अगर n इक्वल टू 3 में 30 ऊर्जा चाहिए, अगर मैं इसको 20 दे दूं, 10 इसके पास है, 10 और मिल गई तो इसको 30 चलेगी, 10 किलो जूल। इस तरीके से जितनी ऊर्जा हर के लिए क्या है, एक क्या बना हुआ चेयर बनी हुई। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मुझे 5वीं चेयर पे बैठना है तो मुझे 100 नंबर लेके आने पड़ेंगे। अगर मेरे 99 नंबर आए तो मैं 5वीं चेयर पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि 5वीं चेयर किसके लिए बनी हुई, 100वें नंबर के बच्चे के लिए बनी हुई। चौथी चेयर 90 नंबर के लिए बच्चे के। अगर मेरे 88 नंबर आते हैं तो मैं चौथी चेयर पे नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। अगर मेरे सपोज करके 66 नंबर आते हैं, मुझे अगर चेयर पे बैठना तो मुझे 70 नंबर चाहिए उसके लिए। मुझे क्या चाहिए, 70 नंबर उसके लिए चाहिए। तो इस हिसाब से क्या बच्चे, इस हिसाब से ये लाइन स्पेक्ट्रम, इस हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम तैयार हो रखा है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को समझ में आया होगा कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है, क्या कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इतना सभी को मेरे ख्याल में समझ में आया होगा। लाइन स्पेक्ट्रम है क्या, आपको पीछे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा, एब्जॉर्ब करते हैं। इमिशन आपको अभी समझ में आया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ऊपर आगे, फिर वो नीचे को आएंगे, नीचे को आते हुए वो क्या करेंगे, एनर्जी क्या करते हैं, इमिट करते हैं। किसकी फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो जब वो विकिरण के फॉर्म में एनर्जी क्या करेंगे, इमिट करेंगे, छोड़ेंगे एनर्जी, तो इमिशन स्पेक्ट्रम तैयार होगा, और जो कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में समझा, और लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में समझा कि भाई किस तरीके से उसमें अलग अलग सीरीज बनी हुई, लाइमन, बार्मर, है ना, पी फंड, ब्रैकेट, इस तरीके से सीरीज बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से जो भी मैंने समझा आपको समझ में आएगा। एक बार आप घर में जाके अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।